अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद मरियम। मैं उम्मीद करती हूँ मैं और आप मिलकर साइंस को हम सब के लिए बहुत ज़्यादा आसान बनाने वाले हैं। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आप सबसे ही गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन रह ना जाए। इसको लाइक और शेयर करके दूसरे स्टूडेंट्स तक, दूसरों तक पहुँचाएँ, क्योंकि हर घर में स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उन तक ये पहुंचे ताकि हर किसी का फायदा हो सके। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास बायोलॉजी 10th चैप्टर नंबर 11 का एक बहुत ही अहम टॉपिक है जो है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। क्योंकि हमारी बॉडी का तमाम वेस्ट बॉडी में रहना या निकालना सब का सब डिपेंड करता है इस सिस्टम के ऊपर। अगर ये सिस्टम एक अकेला ये सिस्टम काम ना करे तो हमारी बॉडी के और बहुत सारे सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर सकते हैं और ये जो चीज़ है हम सबके लिए मुहलिक भी साबित हो सकती है, जानलेवा साबित हो सकती है। तो आज देखते हैं कि यूरिनरी सिस्टम है क्या, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और किस किस तरह से इसमें काम होता है। तो सबसे पहले जब हम यूरिनरी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो फिर हम ये पूछते हैं कि यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, आखिर इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, कौन कौन से ऑर्गन इस यूरिनरी सिस्टम के अंदर मौजूद। तो इंसान का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है यानी बॉडी से जितने भी मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट है, ऐसे तमाम वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन मेन कंपोनेंट के तौर पर पाई जाती है, ये ऐसे तमाम वेस्ट जो दिन भर हमारी बॉडी में होने वाले रिएक्शंस का नतीजा है और हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, उनको हमारी बॉडी से निकाल दिया जाता है। तो जब उनको हमारी बॉडी से निकाला जा रहा है तो वो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारी बॉडी का, वही बेसिकली कहलाता है यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम के अगर ऑर्गन्स की बात करें कि यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद हैं, तो उसमें आपके पास आता है पेयर ऑफ किडनीज। क्योंकि किडनी जो है वो हमारी बॉडी में जोड़ों की शक्ल में यानी एक पेयर की फॉर्म में मौजूद होती है, लोबिये के बीच की तरह की इसकी शक्ल होती है। अभी हम डिटेल में देखेंगे कि ये किडनी का क्या स्ट्रक्चर है। जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, उसके बिल्कुल लेटरल साइड्स पे अगर ये रीढ़ की हड्डी है तो एक किडनी इस तरफ और एक किडनी इस तरफ जो है वो मौजूद होती है। पेयर किडनी का मौजूद होता है, एक किडनी ये है और दूसरी किडनी आपके पास ये मौजूद है। तो यूरिनरी सिस्टम में सबसे पहले जो चीज आती है वो है किडनीज। किडनीज के बाद आपके पास किडनी ने मेन काम क्या करना है, हमारे ब्लड को फिल्टर करना है। जब ब्लड फिल्टर हो गया, उसमें से वेस्ट निकल आए, तो देन नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आती है वो है यूरिटर। यूरिटर्स आपके पास वो ट्यूब्स हैं या वो नालियां हैं जो कि जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको लेकर आते हैं एक पाउच में, और ये जो पाउच है आपके पास ये कहलाता है यूरिनरी ब्लैडर। जो ट्यूब इस वेस्ट को यहां तक लेकर आई है उस ट्यूब का नाम है यूरिटर। जो पाउच जिसमें सारा वेस्ट इकट्ठा हुआ है, सारा यूरिन इकट्ठा हुआ है, उस पाउच को कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये कुछ देर तक यूरिन को अपने अंदर स्टोर करता है एंड जब ये फुल भर जाए, जब ये फुल हो जाता है तो देन बॉडी से यूरिन को एक्सपेल आउट कर देता है। तो वो ओपनिंग जिसके जरिए से आपके पास बॉडी का जो वेस्ट है वो बॉडी से निकल जाता है, उस ओपनिंग को कहा जाता है यूरिथ्रा। सो ये हमारे पास था यूरिनरी सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर कि हमारे पास पेयर ऑफ किडनी है, देन जो ट्यूब्स उसमें से ओरिजिनेट हो रही है कॉल्ड यूरिटर, एक हमारे पास ब्लैडर मौजूद है जिसमें यूरिन जो है इसमें आ रहा है इन ट्यूब्स के जरिए से, और फिर इसी के अंदर स्टोर होकर यूरिन थोड़ी देर के लिए जब बॉडी में इसकी जरूरत महसूस होगी कि इस वेस्ट को जिस्म से निकाल देना चाहिए तो उसको निकाल दिया जाएगा, और एंड पे जो ट्यूब हमारे पास है जिसके जरिए से, जिस ओपनिंग के जरिए से वो वेस्ट बॉडी से बाहर निकलेगा, उस ट्यूब को हम लोग कहेंगे यूरिथ्रा। सो ये बेसिकली आपके पास था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कि किडनी कैसे ब्लड को फिल्टर कर रही है। आखिर किडनी के पास ऐसे क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी वजह से ब्लड को और हमारी बॉडी के तमाम फ्लूइड्स को फिल्टर करने की सलाहियत रखती है। सो यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास जब मेन स्ट्रक्चर्स आ गए तो ब्लड उसके अंदर कहाँ से जाएगा जो उसने फिल्टर होना है, तो यहाँ पर मौजूद होती है एक रीनल आर्टरी, एक रीनल वेन। राइट नाउ मेरे पास रेड मार्कर नहीं है, वरना मैं आपको एक अलग तरीके से वेन शो करके दिखाती। यहाँ पर एक आपके पास वेन होती है, एक आपके पास आर्टरी होती है। क्योंकि ये किडनी से रिलेटेड आर्टरीज और वेन्स हैं तो इन्हें कहा जाता है रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। वो आर्टरी आपके पास, वो ब्लड वेसल जिसमें हार्ट से ब्लड आता है,
आर्टरी के पास या बॉडी से ब्लड आता है, इस किडनी के पास फिल्टर होने के लिए वो रीनल आर्टरी है, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड आ रहा है, और वो ब्लड जिसमें से फिल्टर आउट हो जाता है वापस जा रहा होता है, वो आपके पास कहलाती है रीनल वेन। तो आपके पास ये दो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे क्लियर हो गए। अब हमने इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर मजीद एलैबोरेट करके देखा कि किडनी का स्ट्रक्चर क्या है। किडनी के स्ट्रक्चर से पहले हम थोड़ी सी उसकी लोकेशन और उसकी अपीयरेंस के बारे में अगर बात कर लें तो किडनी बिल्कुल बीन शेप, लोबिये के बीज की शक्ल की होती है। हर किडनी तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी और तकरीबन 5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है। एक किडनी का एवरेज वजन 120 ग्राम तक का होता है। हमारे कमर में जो वर्टिब्रल कॉलम है बैक साइड पर, उसमें अगर ये रीढ़ की हड्डी है तो इसके पैरेलल बिल्कुल वेंट्रल साइड एक इधर किडनी मौजूद होती है और एक इधर किडनी मौजूद होती है। तो गुर्दे आगे नहीं, हम कहते हैं कि जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऐसे लेटरल साइड्स पर हमारे पास गुर्दे जो है वो मौजूद हैं। किडनी के इन स्ट्रक्चर्स के अलावा अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसमें नोट करें तो वो ये है कि जो हमारी दाईं किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है और जो बाई किडनी है वो थोड़ी ऊपर होती है। अगर रीजन इसके पीछे देखा जाए कि क्या रीजन है, तो वजह ये है कि जो हमारी राइट किडनी है उसके ऊपर मौजूद होता है लिवर। तो ड्यू टू वेट ऑफ लिवर के वजन की वजह से जो किडनी है वो थोड़ी सी नीचे हो जाती है, और बाकी दूसरी जो किडनी है वो ऊपर नहीं है, वो अपनी जगह पर ही है। पर राइट अगर नीचे है तो सिर्फ और सिर्फ लिवर की वजह से। इसके अलावा आपके पास हमारे, आप जानते हैं कि चेस्ट में 24 रिब्स हैं, 12 एक तरफ और 12 एक तरफ। तो दो रिब्स जो हैं दोनों तरफ से उनको प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे कि अगर आपके पास ये पसलियां हैं तो पसलियों के लास्ट 2 कवर्स हैं, तो तकरीबन इतनी किडनीज जो हैं वो उसके अंदर थोड़ी सी प्रोटेक्शन में होती हैं, ताकि किसी किस्म का किडनी को कोई नुकसान ना पहुंचे, किसी किस्म का शॉक ना आए, किसी किस्म का उन्हें जो है वो डैमेज ना आए। इसके साथ साथ आपके पास इनकी जो लोकेशन होती है, हमारे जो फेफड़े जहाँ पे एंड हो रहे होते हैं, नीचे जो मस्कुलर शीट मौजूद होती है जिसको डायफ्राम कहते हैं, बिल्कुल उसके नीचे और वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ ये किडनी मौजूद है। तो इसकी अपीयरेंस, इसकी लोकेशन, इसका साइज एंड एवरीथिंग डिस्कस हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आएगी वो है इसका स्ट्रक्चर। जब हम किडनी का स्ट्रक्चर डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं तो हम किडनी को लेकर लॉन्गिट्यूडनली यानी लंबाई के रुख उसका जो सेक्शन है उसको कट करते हैं। दोनों सेक्शंस में हमें इक्वल स्ट्रक्चर ही दिख रहे होते हैं, जो इस तरफ है दाएं में वही बाएं में होता है। तो जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास आता है। किडनी का ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन थोड़ा डार्क रेड कलर का होता है। इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट जो पोर्शन इससे आता है, हालांकि वो रेडिश है लेकिन उसमें थोड़ी सी पेलनेस होती है, थोड़ा सा पीलापन होता है, और ये जो पोर्शन है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं रीनल मेडुला। अब किडनी के अंदर आपको एक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा, और वो जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है ये ट्राइंगल शेप, त्रिकोण नुमा जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मौजूद हैं, इन्हें कहते हैं रीनल पायरामिड। ये रीनल पायरामिड्स यहाँ पे मौजूद हैं। सो किडनी के स्ट्रक्चर में अभी तक हमने देखा कि आउटर रेड रीजन दैट इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स, दरमियान वाला पीला रीजन जिसको हमने कहा रीनल मेडुला, और अंदर जो ट्रायंगुलर शेप्ड त्रिकोण नुमा जो स्ट्रक्चर मौजूद हैं उनको हमने कहा रीनल पायरामिड्स। ये रीनल पायरामिड्स यहाँ से थोड़े से रेडिश होते हैं और यहाँ से आपके पास थोड़े से पेल होते हैं, यानी थोड़े से पिलाहट में होते हैं। जैसा कि आपके पास आपको बुक में भी आपकी डायग्राम में दिख रहा होगा, या मैं स्क्रीन के अंदर भी आपको अगर एक इमेज शो कर सकूं तो उसमें भी आप लोग देख रहे होंगे कि रीनल पायरामिड्स के स्ट्रक्चर्स क्या हैं। नेक्स्ट जो चीज आपके पास है, अब सारी चीजें यहाँ पे जब इकट्ठी होगी तो जो ट्यूब बाहर निकल रही है उस ट्यूब को हमने नाम दिया था यूरेटर का, जो कि ऑलरेडी हम किडनी के स्ट्रक्चर्स में, यूरिनरी सिस्टम के स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो इसका रीजन है कि ऐसे किडनी जो है वैसे तो गोलाई की शेप में होती है, कन्वेक्स शेप में होती है, लेकिन कन्वेक्स शेप में आते आते अंदर की तरफ ऐसे उसमें एक गड़ा आ गया, अंदर की तरफ एक डिप्रेशन आ गया। ये जो अंदर की तरफ एक डिप्रेशन, ये जो गड़ा है, इसको कहते हैं हाइलस। ये पॉइंट इसका कहलाता है हाइलस, जहां पे किडनी ऐसे गोलाई में आते आते अंदर की तरफ डिप्रेशन आया है उसको कहा जाता है हाइलस। और वो पॉइंट जहां से ये यूरेटर इसमें से ओरिजिनेट हुआ है, निकला है, इस पॉइंट को कहते हैं पेल्विस। आप इसे पेल्विस भी कह सकते हैं, आप इसे रीनल पेल्विस भी कह सकते हैं। दोनों जो वर्ड्स हैं वो इसके लिए यूटिलाइज किए जा सकते हैं। अब किडनी यूरिनरी सिस्टम में हमने कहा ये पूरा सिस्टम है और किडनी ब्लड फिल्टर करेगी, बाकी सारी चीजें तो वेस्ट लाएंगी और बॉडी से निकाल देंगी।
अब जब किडनी का स्ट्रक्चर देखा तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर सामने आया। अब किडनी के स्ट्रक्चर में तो रीनल कॉर्टेक्स भी है, मेडुला भी है, पायरामिड्स भी हैं। इनमें से कौन है या इनके अलावा ऐसा कौन है जो कि किडनी के लिए फिल्ट्रेशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? और ये दो किडनी हमारी पूरी बॉडी का सारे दिन बल्कि सारी जिंदगी ब्लड फिल्टर करती रहती हैं। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो किडनी के अंदर मौजूद है और इसमें ब्लड की फिल्ट्रेशन में हेल्प आउट करते हैं? तो हमने जब इसको मजीद डिटेल में स्टडी किया तो हमने कहा कि एक किडनी में तकरीबन 10 मिलियंस के करीब आपके पास जो है वो नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। लाखों हजारों की तादाद में नेफ्रॉन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मौजूद होता है और उसने बेसिकली करना होता है फिल्टर ब्लड को। वो आपके पास सारे के सारे लाखों नेफ्रॉन अपना अपना काम करेंगे तो वो इकट्ठा होके काम कहलाएगा इस किडनी का। हर किडनी अपना अपना काम करेगी तो वो काम कहलाएगा इस यूरिनरी सिस्टम का। सो बेसिकली छोटे लेवल से वर्क स्टार्ट हो रहा है और नेफ्रॉन आम आंख से नहीं देखा जा सकता। इसलिए जब इसकी स्टडी की गई तो पता लगा कि नेफ्रॉन तकरीबन लाखों में मौजूद हैं और ये सब मिलकर जो है अपना अपना काम कर रहे हैं तो किडनी का काम हो रहा है। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जानना जो है अब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि भाई जब हमें पता लगा कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, कि किडनी में अगर कोई मेन काम करने वाला है तो वो नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है? तो आइए देखते हैं कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है और नेफ्रॉन कौन कौन से काम सर अंजाम देता है। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करते हैं तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में भी पहले दो मेन पोर्शन आते हैं। एक आता है रीनल कॉर्पसल और एक आता है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल वर्ड तो है ही किडनी के लिए, तो चलिए देखते हैं कॉर्पसल क्या है और रीनल ट्यूब्यूल क्या है। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले एक कप नुमा स्ट्रक्चर आता है, हाफ सेमी सर्कुलर, आधे सर्कल जितना कप नुमा एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। अब ये जो आपके पास कप नुमा स्ट्रक्चर है ये इसको कहा जाता है बूमैन्स कैप्सूल। अभी हम देखेंगे कि बूमैन कैप्सूल ने क्या काम करना है। ये आपके पास है बूमैन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या होता है, जो भी आपके पास आर्टरी है वो इसके अंदर एंटर होती है, जिसको आप कह सकते हैं आपकी रीनल आर्टरी। हम अच्छी तरीके से जानते हैं ये इतना छोटा स्ट्रक्चर है तो इतनी बड़ी आर्टरी तो इसके अंदर एंटर नहीं हो सकती। तो आर्टरी सबसे पहले छोटे अपने जो ब्रांच है उसमें चेंज होती है आर्ट्रियोल में, आर्ट्रियोस चेंज होती है नेक्स्ट आगे कैपिलरीज में। कैपिलरीज को यहाँ पे हम छोटा छोटा सा ऐसे जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि कैपिलरीज एक तो बहुत बारीक होती हैं और इतनी बारीक होती हैं कि वो एक सेल जितनी बारीक हो जाती हैं। तो हम कहते हैं ये थोड़ी सी पोरस होती हैं और ये वेस्ट मटेरियल्स को या ब्लड को फिल्टर करने में बहुत आसानी फ्राहम करती हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे कैपिलरीज हैं। ये जो कैपिलरीज का एक क्लस्टर, कैपिलरीज का एक गुच्छा यहाँ पर मौजूद है, इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। तो अभी मजीद हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया और हमें दो चीजों का पता लग गया, एक कप शेप स्ट्रक्चर जिसको वुमेन कैप्सूल कहा गया, और जो रीनल आर्टरी थी वो आर्ट्रियोल में और देन कैपिलरीज में डिवाइड हुई, और वो जो कैपिलरीज का क्लस्टर था वो आपके पास कहलाया ग्लोमेरुलस। ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं इनको इकट्ठा मिला के कहा जाता है रीनल कॉर्पसल्स। ये आपके पास कह ले नेफ्रॉन का पहला हिस्सा है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि जब आगे बढ़ते हैं तो नेफ्रॉन के इस पहले हिस्से में कुछ बल आते हैं लाइक दिस, फिर नीचे ट्यूब जाती है, अगेन ऊपर राइज करती है, फिर कुछ बल आते हैं और ये जैसे ऐसे। तो आपके पास नेफ्रॉन का ये हिस्सा जिसके पहले हिस्से में इसमें कुछ बल आए हैं, इस हिस्से को नाम दिया जाता है अलग से, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल यानी पहला, कॉन्व्यूलेटेड, कॉन्व्यूलेटेड यानी बलदार, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल यानी पहला बलदार हिस्सा। दरमियान में आपके पास ये ट्यूब आती है जिसको आप कह सकते हैं कि ये एक यू शेप्ड आपके पास ट्यूब है, और ये जो ट्यूब है ये आपके पास एक साइंटिस्ट है हेनले, उन्होंने इसको उसके बारे में बताया, इसके फंक्शन के बारे में बताया कि भाई इस ट्यूब में से मटेरियल यहाँ से अगर आगे जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो इस ट्यूब में मटेरियल नीचे की तरफ आ रहा है, फिर यहाँ से होते हुए इस ट्यूब में मटेरियल ऊपर की तरफ जा रहा है। तो डाउनवर्ड जो ट्यूब है उसका क्या काम है, जो अपवर्ड ट्यूब है उसका क्या काम है, ये दोनों काम हम उन्होंने बताए थे। तो उनके एजाज में ही इस ट्यूब का नाम रख दिया गया जिसको कहा गया लूप ऑफ हेनले। ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट में एंड पर जाकर फिर इसमें बहुत सारे बल हैं। ये जो एंड पे इसके अंदर फिर से बहुत सारे बल आ गए हैं यहाँ पे ऐसे,
इन बलों को हम लोग कहेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो बेसिकली हमारे पास पहला बलदार हिस्सा आया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दरमियान में यू शेप हिस्सा आया लूप ऑफ हेनले, आखिर में फिर एक बलदार हिस्सा आया जिसको हमने कहा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो तीन पोर्शन मैंने आपको गिनवा दिए, प्रॉक्सिमल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल, ये तीनों पोर्शन को मिलाकर कहते हैं सेकेंड। अब अगर मैं पोर्शन की बात करूं, इसको कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। जैसा कि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि नेफ्रॉन के दो मेन हिस्से होते हैं, एक रीनल कॉर्पसल जिसमें बुमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस है, और रीनल ट्यूब्यूल जिसमें ट्यूब वाला हिस्सा है। अब उस ट्यूब्यूल में पहला बलदार हिस्सा, आखिरी बलदार हिस्सा, दरमियान में यू शेप, वो तीनों स्ट्रक्चर्स मैं आपको बता चुकी हूँ। इस तरह से जैसे ये नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर है, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन आएंगे और आपके पास अपना जो वेस्ट है इस कैनाल के अंदर, इस ट्यूब के अंदर डाल देंगे। तो बेसिकली ये जो ओपनिंग है जहां से ये वेस्ट इसके अंदर जाएगा, इसको कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट इसलिए क्योंकि इनके जो वेस्ट हैं ये उनको कलेक्ट कर रही है। सिर्फ एक नहीं, यहाँ पे और बहुत सारी ओपनिंग्स होंगी ऐसे ऐसे, और बहुत सारे नेफ्रॉन का जो वेस्ट है वो इस तरह से यहाँ पे इसमें इकट्ठा हो रहा होगा। तो बेसिकली ये कहलाएगी कलेक्टिंग डक्ट। अब जो ये मेन डक्ट है जिसमें इधर इधर सारी ऐसे ब्रांचेस लगी हुई हैं और सारा वेस्ट इन कलेक्टिंग डक्ट्स में आ रहा है, इस मेन ब्रांच को कहेंगे पैपिलरी डक्ट। ये पैपिलरी डक्ट सबका वेस्ट इकट्ठा करेगी और आपके पास जो किडनी का पेल्विस रीजन है, जो भी मैंने आपको बताया, जिसमें से किडनी में से जिस पॉइंट से यूरेटर ओरिजिनेट होता है उसको लेगी और वहां से सारा वेस्ट पहुंचा देगी और यूरेटर से आगे यूरिनरी ब्लैडर और देन यूरिथ्रा से होते हुए बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो आगे अभी हम देखेंगे कि इसमें से हर पोर्शन ने अपना क्या काम किया, लेकिन ये आपके पास बेसल स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, जिसमें रेनल कॉर्पसल, रेनल ट्यूब्यूल, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट्स और एंड पे पैपिलरी डक्ट मौजूद है। तो चलिए आज हम देखते हैं नेक्स्ट कि नेफ्रॉन जो है वो कौन से ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करता है जिसमें बॉडी में जो है यूरिन फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहला जो फंक्शन इसका है उसको कहा जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या प्रेशर फिल्ट्रेशन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, क्योंकि आपके पास आप देखें जब पाइप का साइज कम हो जाए, पतला हो जाए, तो उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। अब आर्टरीज जो है वो अपने आप को छोटा करके आर्ट्रियोल में चेंज हुई, आर्ट्रियोल अगेन आगे से कैपिलरीज में चेंज हुई, तो यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। तो इस हाई ब्लड प्रेशर पर मैक्सिमम 90% जो फ्लूइड्स हैं वो यहाँ पे फिल्टर होकर आ जाएंगे, जिसको आप दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ग्लोमेरुलस ने इन सबको फिल्टर किया है तो आप कह सकते हैं इसको कि ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये सारा वेस्ट अंडर प्रेशर यहाँ पर आया है और अल्ट्रा प्रेशर की वजह से आया, इसलिए इसे अल्ट्रा प्रेशर या प्रेशर फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह से सिंपल बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप लोग अपनी बुक्स में नोट करें तो इनके ऊपर उन्होंने प्रॉपर आपके पास ये जो आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज आ रही है इनका ऐसे प्रॉपर सिर्फ ऐसे जाल सा जो है बनाया हुआ है, क्योंकि ये सारी आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज जो है इनके इर्द गिर्द लिपटी हुई होती हैं। ये कैपिलरीज जो है इंतहाई बारीक होती हैं, एक सेल जितनी बारीक होती हैं कि इनके अंदर से सेल्स तो बाहर नहीं आ सकते, लेकिन मौजूद जिसके अंदर जितने सारे फासिद मादे हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, वो इसमें से डिफ्यूजन के जरिए से, ऑस्मोसिस के जरिए से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से इनमें जो है वो चले जाते हैं और वेस्ट जो है वो बॉडी से निकाल दिए जाते हैं। मेन जो काम है वो यहाँ से है, यहाँ से वेस्ट जो है वो आगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड में जाएगा, इसमें जाएगा और देन आगे अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। हमारे पास यहाँ जो फिल्ट्रेट इकट्ठा हुआ है जिसको हमने ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहा है, इसके अंदर पानी भी है, सॉल्ट्स भी है, ग्लूकोज भी है, यूरिया भी है, सब चीजें हैं। लेकिन आगे जब हम सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे ना, जिसको हम कहते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, तो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में ये होगा कि कुछ इसमें से हिस्सा आगे भेजा जाएगा फॉर वेस्ट, बाकी हिस्से को वापस भेज दिया जाएगा। तो आप ये समझ लें कि तकरीबन 90% हिस्सा तो वापस भेज दिया जाता है, जिसमें वाटर भी मौजूद है, कुछ सॉल्ट्स भी मौजूद हैं, कुछ ग्लूकोज वगैरह भी मौजूद है। तो वाटर और इन सब चीज़ों को वापस भेजने के लिए जिन प्रोसेसेस का इस्तेमाल होगा उनका नाम है ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और आपके पास डिफ्यूजन। ज़्यादातर जो आपके पास सॉल्ट्स हैं वो ऑस्मोसिस से जाएंगे, जो आपके पास वाटर वगैरह है ये डिफ्यूजन के जरिए से जो है आपके पास
हाई टू लो, जहाँ पे भी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कि देखा जाएगा कि जो इतना वेस्ट बॉडी से निकाल दिया है, पानी फर्स्ट करे फिल्टर करके निकाल दिया, वो देखेंगे कि नॉर्मली ब्लड में पानी का लेवल नॉर्मली होना चाहिए। अगर ब्लड में नॉर्मल लेवल इतना होना चाहिए लेकिन लेवल इतना है, तो वेस्ट में से पानी को दोबारा से रीअब्जॉर्ब करके यहाँ पे पहुँचाया जाएगा ताकि लेवल यहाँ पे नॉर्मल हो जाए। ग्लूकोज अगर फिल्टर करके निकाल दिया था तो देखा जाएगा कि ब्लड में नॉर्मल ग्लूकोज कितना होना चाहिए। अगर तो उससे ज़्यादा है तो फिर तो वापस नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन अगर इस नॉर्मल लेवल से कम है देन उसको भी रीअब्जॉर्ब करके जो है वो वापस बुला लिया जाएगा। इस तरह से सिलेक्टिव जो है वो रीअब्जॉर्प्शन की जाती है। लूप ऑफ हेनले में अगर आप देखें तो एक ट्यूब नीचे जा रही है, दूसरी ट्यूब जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। जो ट्यूब नीचे की तरफ आ रही है और ऊपर की तरफ आ रही है उनके कुछ नाम हैं। नीचे आने वाली ट्यूब को कहते हैं डिसेंडिंग, डिसेंड होता है नाजिल होना, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ऊपर जाने वाली ट्यूब को कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और जब ये ट्यूब नीचे आ रही होती है तो ये अलाउ करती है ज़्यादातर सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन, और काफ़ी हद तक जो सॉल्ट्स हैं, वाटर है, ये यहाँ से रीअब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन मैक्सिमम इस वाली ट्यूब ने अलाउ करना है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को, और जो ट्यूब ऊपर की तरफ जा रही है इसने अलाउ करना है सॉल्ट्स के रीअब्जॉर्प्शन को। और इस तरह से या तो आपका यूरिन कंसनट्रेटेड यानी बहुत ही गाढ़ा पैदा होगा अगर मैक्सिमम चीज़ें वापस ले ली गई हैं, और अगर बॉडी को ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें नॉर्मल लेवल पर हैं और इन चीज़ों को निकालना बहुत ज़रूरी है, तो आपका यूरिन जो है वो डाइल्यूट पैदा होगा, जिसमें आपके पास वेस्ट तो कम लेकिन वाटर की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगी। फिर लास्ट पे आपके पास आ जाएगा डिसेंडिंग लूप ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे फिर एक दफ़ा चेक होगा कि फिर चेक कर लो, अगर फिर भी बॉडी को पानी की ज़रूरत है तो उस पानी को जो है वो वापस भेजा जाएगा, मजीद सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यहाँ से करवाई देगी। थर्ड इसका जो फंक्शन आता है वो आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। उसमें क्या होता है कि कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जिनको फिल्टर नहीं किया जा सकता, जैसे कि कुछ आइंस हैं, कुछ आपके पास क्रेटिनिन है, यूरिया वगैरह, ये चीज़ें फिल्टरेबल नहीं है, इनको हम फिल्टर नहीं कर सकते। तो अगर ये यहाँ पे फिल्टर में इकट्ठी होकर नहीं आती तो ये जो आर्टरीज और वेन्स, कैपिलरीज का ये जो नेटवर्क था जो इसके इर्द गिर्द लिपटा हुआ है, उससे क्या करती हैं, बाय डिफ्यूजन, बाय ऑस्मोसिस या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से इन मटेरियल्स को डायरेक्टली ये जो वेस्ट फाइनल यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है इसमें रिलीज कर देती हैं, या इस लेवल पर रिलीज कर देती हैं या इस लेवल पर रिलीज कर देती हैं। उससे ये आसानी होती है कि फिल्टर नहीं हो सका लेकिन इस प्रोसेस के जरिए से वो वेस्ट में जो है वो शामिल हो गया। तो ये आपके पास जो प्रोसेस कहलाता है थर्ड फंक्शन। प्रेशर फिल्ट्रेशन के बाद, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बाद ये थर्ड फंक्शन था जिसको हमने कहा ट्यूबुलर सिक्रीशन, क्योंकि ट्यूब्स में ये डायरेक्ट सिक्रीट किया जा। तो इस तरह से इन सारे प्रोसेस से होते हुए जो फाइनल मटेरियल इन सब कलेक्टिंग डक्ट से इकट्ठा होकर पेल्विस तक पहुंचेगा वो कहलाएगा यूरिन। सो जितने सारे यहाँ पे वेस्ट थे वो सब इकट्ठे होकर यूरिन बना चुके हैं, तो ये यूरिन बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा। यूरिन की एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होती है, यानी उसके अंदर वाटर नॉर्मली कितना होना चाहिए, सॉल्ट्स कितने होने चाहिए, यूरिया कितना होना चाहिए, यूरिक एसिड कितना होना चाहिए। तो अगर किसी पर्सन को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं तो उसका यूरिनरी टेस्ट लाजमी किया जाता है ताकि चेक किया जा सके कि किडनी प्रॉपरली वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही। सो यहाँ तक था आज का हमारा यूरिनरी सिस्टम, जिसमें हमने यूरिनरी सिस्टम का स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज और इसके साथ साथ उसके अंदर पाए जाने वाले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन को यूरिन फॉर्मेशन तक पढ़ा, और ये भी देखा कि हमारा यूरिन कब जो है हाइपोटोनिक, यानी हाइपो मतलब कम, टॉनिक मतलब सॉल्ट, और हाइपर टॉनिक, हाइपर मतलब ज़्यादा और टॉनिक मतलब सॉल्ट, कब ऐसा हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में से जो है बहुत ज़्यादा वाटर रिलीज़ किया जाए, यानी आपके पास बाहर का टेम्परेचर भी ठीक है, जैसे सर्दियाँ हैं आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आता है बिकॉज आपकी बॉडी को वाटर की इतनी नीड नहीं है, स्वेटिंग से भी वेस्ट नहीं हो रहा, तो जो आप पानी पिएंगे या जो खुराक खाएंगे उसमें रिएक्शन के नतीजे में जो वाटर बनेगा उसको बॉडी से एक्सपेल आउट किया जाएगा। तो ऐसे वाटर में, ऐसे यूरिन में पानी ज़्यादा है और सॉल्ट्स कम होंगे तो हम ऐसे यूरिन को कहेंगे हाइपोटोनिक। लेकिन जैसे गर्मियों में बहुत ही कंसनट्रेटेड और कम अमाउंट में यूरिन प्रोड्यूस होता है, अगर आप पानी बहुत ही नॉमिनल या कम पिएँ तो उसमें इसलिए कि आपकी बॉडी में एक तो स्वेटिंग बहुत होती है, उसमें काफ़ी हद तक वाटर लॉस्ट हो जाता है, और गर्मियों में बाहर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है तो आपको अलॉट ऑफ वाटर चाहिए होता है अपने ब्लड सप्लाई में। तो अगर आपके पास नॉर्मल सप्लाई से कम हो जाए वाटर तो काफ़ी हद तक वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और यूरिन में पानी की अमाउंट कम होती है और सॉल्ट ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसा जो यूरिन होता है वो हाइपरटोनिक कहलाता है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा करें, दूसरे लोगों तक इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।